Dear student, welcome to my class. In today's class, we will discuss about different type of hybridization which is possible, how they form with some example, और उनकी ज्योमेट्री के बारे में भी या शेप के बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हम हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सभी नहीं करेंगे, कुछ को एग्जाम्पल के साथ करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट एक फिक्स क्राइटेरिया है, डीकपलिंग होना, सिमिलर एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनना, उनकी मिक्सिंग होना और उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बनना, तो उनको डिस्कस करेंगे। Before starting the class, I will humbly request to all of you kindly subscribe my channel in huge number and also press the bell icon. तो हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह के हो सकते हैं? तो सबसे पहला sp, जहाँ 1s and 1p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, ये लीनियर होगा शेप। sp2 1s 2p, ट्राइगोनल होगा। sp3 1s 3p orbitals tetrahedral। sp3 d 1s 3p and 1d orbitals। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। dsp2 1d 1s 2p orbitals। शेप होगी स्क्वायर प्लेनर। फिर dsp3 1d 1s 3p orbitals। स्क्वायर बाई पिरामिडल। sp3 d2 और d2 sp3, इनकी शेप ऑक्टा
हेड्रल है। वन एस 3p 2d 2d 1s 3p। ये कुछ टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के जिनको लिख दिया है। और बेरियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है, बोरान ट्राइफ्लोराइड है, CH4 है, NH3 विथ लोन पेयर इसका एग्जाम्पल है। TF5 TCl5 PTCl4 आयन है ये। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम देखें और उनकी शेप भी है और ये भी हम बता सकते हैं कि किसकी कितनी है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि sp में 2 ऑर्बिटल बनेंगे, तो यानी सेंट्रल एटम पे 2 लीजेंड अटैच होंगे। sp2 में 3 ऑर्बिटल्स बनेंगी, तो सेंटर पे 3 लीजेंड, जो भी सेंट्रल एटम होगा वो 3 एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली sp3 में 4 से करेगा और sp3d या dsp3 में वो 5 से करेगा, dsp2 में वो फिर से 4 से करेगा और sp3d2 और d2sp3 में 6 उससे वो एटम से या 6 लीजेंड होंगे जिससे वो अटैच होके बॉन्ड फॉर्मेशन करके मॉलिक्यूल बनाएगा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसके बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे बॉन्ड फॉर्मेशंस होती है और कैसे हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले एक सिंपल sp2 का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, क्योंकि sp3 का तो हमने देख लिया था पिछले टॉपिक में। तो आज sp2 का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर बोरान का नंबर 5। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p1। स्ट्रक्चर ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में डीकपलिंग होगी और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा।
और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाएंगी, जो मिक्स होने के बाद 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगी, और वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन से कंबाइंड होके BF3 मॉलिक्यूल को बनाएंगे। तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के समय जो पोजीशन होगी वो BF3 के जो आके अटैच होंगे इस तरह BF3 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब यहाँ देखने की बात यह है कि कुछ चीज को देखना पड़ेगा। वो पहली चीज है कि ये जब हाइब्रिड होती हैं तो इनकी शेप्स, तो शेप जो बनती हैं वो इस पर डिपेंड करती हैं कि कौन कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पार्टिसिपेशन के बेस पे शेप डिसाइड होती है। उनमें दोनों ऑर्बिटल्स का थोड़ा थोड़ा करैक्टर होता है। तो सपोज करिए sp को हम अगर देखें तो ये एक s ऑर्बिटल है और सिमिलरली p ऑर्बिटल है। ये जो लोब्स हैं ये वेव फंक्शन के हिसाब से इसको शो कर रहे हैं। कौन सा प्लस माइनस माने इन फेज आउट फेज के शो कर रहे हैं। जब ये S और जब ये P कंबाइंड होंगी तो जो शेप डेवलप होगी वो कुछ कुछ इस तरह की होगी। ये इस नेगेटिव का एलिमिनेशन हो जाएगा और ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके बल्जिंग सा होते हुए इस टाइप की शेप जनरेट हो जाएगी। जनरली हम ये हाइब्रिड है। जनरली हम इसको इस तरह भी शो कर देते हैं, यानी S का करैक्टर छोटा हो गया और P का करैक्टर बड़ा हो गया। इस तरह से भी डिफरेंट शेप्स को शो किया जाता है। अब हम फिर से वापस अपने उसी टॉपिक पे जाते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है। तो अब हमारा दूसरा जो कंपाउंड है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है D। और कंपाउंड PCl5। तो फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट में जो स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ कुछ ऐसा है। 3s 3p ये फास्फोरस है, इन ग्राउंड स्टेट। एंड D वैकेंट पड़ा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकेगा और होगा तो क्यों? कॉज फर्स्ट स्टांस पे ऐसा लगता है कि ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकेगा क्योंकि 3s 3p और 3d ये जो एनर्जी शो करती हैं ऑर्बिटल्स उनमें ह्यूज डिफरेंस है।
3s3p फिर भी कंपेरेबल है, लेकिन 3d की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो एनर्जी है वो बेसिकली सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है रेडियल डिस्टेंस के। तो हम देखते हैं कि जो इनका रेडियल डिस्टेंस है वो क्या है। थ्री एस का 0.47 एंगस्ट्रॉम है, 3p का 0.55 एंगस्ट्रॉम और 3d का बहुत ज्यादा 2.4। अगर इसी रेशियो में प्रोपोर्शनल है इसकी एनर्जी, तो 3d की एनर्जी और 3s3p की एनर्जी के बीच में इतना ह्यूज डिफरेंस है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बॉन्ड बनता है। इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करता है। तो इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है कि जो ये 3d ऑर्बिटल है, ये अगर किसी तो जो साइज ऑफ एटम है वो बहुत से चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई ऑर्बिटल फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है तो उस केस में साइज डिफर हो जाएगा। होगा क्या कि जैसे ही कोई ऑर्बिटल जो बाहर है वो अगर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स न्यूक्लियस। तो अगर जो ऑर्बिटल है बाहर की तरफ वो किसी ऐसी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में या कॉन्ट्रैक्ट में आए जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस वक्त जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो जो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो मेजर चंक इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी का अपनी तरफ पुल कर लेगा और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो बचा हुआ है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 3d ऑर्बिटल पे अगर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होता है तो ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। s और p के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये उस एनर्जी लेवल या उस इसका रेडियल डिस्टेंस कंपेरेबल हो जाएगा 3s और 3p से, और बॉन्ड फॉर्मेशन या हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जब एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे तभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इसीलिए PCl5 मिलता है लेकिन PH5 नहीं मिलता। तो अब क्या होगा कि ये एक S जो है ये डीकपल होगा और एक्साइटेड स्टेट में ये शिफ्ट कर जाएगा इस D में, 3s, 3p, 3d। अब 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पुल करेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा ये बॉन्ड इसमें D का, उसको पुल करने की वजह से ये जो कंट्रैक्शन होगा D में वो इसको वो कंपैरेबल एनर्जी दे देगा जो बॉन्ड फॉर्मेशन या हाइब्रिडाइजेशन के लिए जरूरी है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे वही चीज आ रही है कि वो कंपैरेबल कैसे होगा, जो बहुत से फैक्टर्स पे है, लेकिन बेसिक या प्राइमरी फैक्टर है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ही इसका कॉम्बिनेशन होने पे ये पॉसिबल होगा।
इसी तरह हम और भी sp3 sp3d2 को भी कर सकते हैं। sp3d3 इसमें 7 लीजेंड आ जाएंगे। sp3d3 में 7 लीजेंड आ जाएंगे, तो वो एलिमेंट्स या वो एटम्स जिनकी स्टेरिक नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट 7 या 7 से ज़्यादा हो, बहुत रेयर होते हैं, तो वो एक IF7 sp3d3 में बनता है। हम यहाँ देख रहे हैं जो भी कंपाउंड बन रहा है डी के ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन को लेने के बाद, वो सारे के सारे कंपाउंड में सेंट्रल एटम के अराउंड जो भी एलिमेंट हैं वो सारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तभी ये कंपाउंड बन पा रहा है या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है। अब sp3 से ऊपर sp3d4 sp3d5, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये हाइब्रिडाइजेशन होता हो और ये कंपाउंड मिलते हो? बहुत रेयर है, क्योंकि बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि कोई एटम पे 8 या 8 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो। अगर मिलेगा भी तो उसका जो ज्योमेट्री होगी, जो स्ट्रक्चर होगा, वो भी बहुत डिफिकल्ट होगा। सिंपल ज्योमेट्री से उसको नहीं समझाया जा सकता। उसका जो स्ट्रक्चर बेस होगा वो आर्किमिडीज एंटी प्रिज्मेटिक बेस स्ट्रक्चर पे बेस होगा, तो उनको डील करना कोई फायदे की चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर है और वो बहुत रेयर है, उनका फिनोमेना भी रेयर है और उनका स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो नहीं डील करेंगे यहाँ पे। ये डील करने से तो जितने डी ब्लॉक के हैं उसमें यही कांस्टेंट एक ये कंडीशन रहेगी कि जो या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी या फिर अगर सिंपल है तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे। तो आज का हम टॉपिक अपना यहीं फिनिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।